सभी सुनने वालों का स्वागत है बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, आज बॉम्बे टॉकीज में अभिनेता राकेश श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेहमान के तौर पर जाहिर है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको उन लोगों से मिलवाएं जिनकी कला जो है बोलती है। जी हाँ, कला बोलती है और ऐसे आज कलाकार हैं जिन्होंने कला के अलावा यानी कि अपने अभिनय के साथ साथ और भी बहुत सारे काम किए हैं। ये अभी कार्यक्रम से पहले जब हमने मुलाकात की तब पता चला कि इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स भी की हैं और क्या क्या किया है, क्यों ना इन्हीं से जाने। तो स्वागत करते हैं कार्यक्रम में और हमारे मेहमान हैं राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। राकेश जी, श्रोता आपसे मुखातिब हैं, आपको जवाब देना है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। लीजिए भाई, ये वाला जो तकिया कलाम है आपका यहाँ नहीं चलेगा। ये रेडियो है, आपको नमस्कार करना पड़ेगा। सारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। श्रोताओं, आप समझ गए ना कि किस शख्सियत को हमने बुलाया है? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब नमस्कार कर दीजिए। हाँ, अब आप कह रही हैं तो हम कहते हैं नमस्कार श्रोताओं। वैसे जब तक हमसे कुछ कहा नहीं जाता तब तक हम कुछ कहते नहीं हैं। अब लेकिन आपने कहा है, इसलिए बता दें कि हम यहाँ आ गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये हुई ना बात। तो भाई ललन जी, इस व्यक्तित्व में जो आप घुसे जी, तो लोगों की जबान पर चढ़ गया और हर व्यक्ति ये कहने लगा हमसे किसी ने कहा ही नहीं जी। तो भाई यहाँ ये काम तो नहीं चल पाएगा ना, ये डायलॉग चल पाएगा। थोड़ा हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो उस कैरेक्टर में रहिए जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारी बातों का जवाब भी देते रहिएगा। अब आपने कह दिया है तो हम कहते रहेंगे। अच्छा, मतलब हो गया ना? हाँ जी, तय मामला। जी जी। चलिए, मतलब जैसा हमने पहले ही बताया कि आपने बहुत कुछ किया है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? क्योंकि अब हम चलेंगे उस गलियारे में जहाँ से आपने शुरुआत की थी, या जैसा आप कहिए कि अभी के काम से शुरू किया जाए या बचपन में चला जाए, कि कैसे आप यहाँ पहुँचे, वहाँ से रेलगाड़ी शुरू की जाए। पहले तो ये आप बताइए कि आप डेस्टिनी में बिलीव करती हैं? ये तो शुरुआत नहीं हुई, अब आप तो हमसे सवाल करने लगे। भाई, सवाल करने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन अच्छा, चलिए, ये वाला जो सवाल है वो है बड़ा मजेदार, तो हम दे देते हैं जवाब। क्योंकि देखिए, डेस्टिनी है जिसको कहते हैं कि हमारे भाग्य में यही था, यही मतलब है ना। जी जी। हाँ, तो उसमें विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले 90% बल्कि 99% कर्म पर, लेकिन 1% भाग्य पर। जी हाँ, जो 99% कर्म जो है ना जी, और आप ही ने कहा ना कि भाग्य से जुड़ा होता है, ये दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। अरे कभी कभी ये 1% भारी पड़ जाता है 99। जी हाँ, वो मेरे साथ भी वही हुआ कि वो भारी पड़ गया। अच्छा। और ऊपर वाले ने जो हमारा मार्गदर्शन किया कर्म का, वो उसी क्षेत्र में किया जिस क्षेत्र में वो मुझे यहाँ तक पहुंचाना चाहते थे जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि जहां मैं आज बैठा हूँ आकाशवाणी विविध भारती में, मेरे जीवन की शुरुआत जो है ये अभिनय कला की, ये ऐसे ही एक कमरे से, ऐसे ही माइक से, ऐसी ही परिस्थितियों से मेरी शुरुआत हुई। ऐसा? जी हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सच में? हाँ जी हाँ। उसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी घटना है। अच्छा, हाँ बताइए। अब जब तक हमसे कोई कहेगा नहीं हम कहेंगे नहीं। भाई, ऐसा है कि हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि बताइए कि ये बात कैसे शुरू हुई, और ये जो बड़ी प्यारी सी घटना है वो आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा। कृपया बताइए। अब बताते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि पहले जब शादियां हुआ करती थी तो एक रेडियो, एक सिलाई मशीन जी, एक साइकिल जरूर मिलती थी। तो हमारे भी माता पिता की जब शादी हुई थी तो उसमें रेडियो मिला था। जब लीजिए, हमें तो लगा कि आपको मिला था। इतने भी अभी हम नहीं उम्रदार हैं। हाँ है, लेकिन इतने भी नहीं। तो हमारे मम्मी पापा को भी मिला। और हमारे यहाँ मेरे पापा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और गाना सुनने का बड़ा शौक था। मेरी दादी जो है वो बहुत अच्छी फोक सिंगर अपने आप में थी। जी जी जी। उनके बगैर कोई भी शादी ब्याह जो है ना, पूरा नहीं उसका कार्यक्रम पूरा नहीं होता क्या था। बात? तो ये भी डेस्टिनी की चीज हो गई ना। तो हुआ ये कि जब मैं 3-4 साल का हुआ जी, तो जो भी रेडियो रखा हुआ था उसमें से आवाजें आती थी, गाना आता था, तो मेरे अंदर, मेरे बाल मन में हमेशा एक ये उत्पन्न होता था कि यार इतने इस छोटे से डब्बे में ये बड़े बड़े लोग बैठ के गाते कैसे हैं जी, बातें कैसे करते हैं। तो मैं हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर देखा करता था। पापा मेरे वो जो है नोटिस किया करते थे। हाँ, कि आपको जिज्ञासा है जी। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये आया कहाँ से था, हमारी अम्मा के घर से आया था।
एक दिन इतवार को मैं धीरे से उसको घुमा करके पेचकस से खोल ही रहा था जी। कि पीछे से ताड़ से एक थप्पड़ पड़ा। ऐसा? माता जी, ओह, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से आया था ना। ये क्या कर रहे हो, मायके खराब कर का- दोगे, मायके का ट्रांजिस्टर। मायके का ट्रांजिस्टर, हमारा रेडियो खराब कर दोगे। जी। तो पापा मेरे देख रहे थे बैठ के, हंसे, बोले रहने दे। मैं समझ गया। तो मैंने पापा से कहा, पापा ये छोटे, इतने छोटे से डब्बे में इतने बड़े बड़े लोग बोलते कैसे, गाते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तुमको समझाता हूँ। उन्होंने धीरे से खोला, दिखाई, देख इसमें खाली मशीन है। इस मशीन में ना ट्रांसमिशन होता है। आकाशवाणी एक जगह है, अच्छा। जहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ से ये तरंगे आती हैं, फिर इसमें आते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है। तो मेरे कान में एक शब्द पड़ा, आकाशवाणी। जी। मुझे याद आया कि मेरे घर के जो पड़ोसी हैं साउथ इंडियंस, वो इंजीनियर हैं जी। आकाशवाणी के। अच्छा। हाँ, क्या तो बात? जब पापा ने समझा दिया धीरे से, जब उसको पापा तब तक उसके पेचकस कस ही रहे थे, जी। मैं भाग के उनके पास गया और मैंने कहा, अंकल अंकल आप आकाशवाणी में काम करते हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों? बोला मुझे ले चलिएगा कभी, किसी दिन दिखाइए कैसे क्या होता है। वाह। तो उन्होंने कहा ठीक है, संडे को तुम्हारी छुट्टी होगी और मेरी इधर लगातार संडे को ड्यूटी है। जी। तो पहली बार मैं उनके साथ, संगमेश्वरन अंकल थे मेरे, उनके साथ मैं पटना आकाशवाणी गया। क्या बात? इतना बड़ा ये है ना आज जहाँ मैं बैठा हूँ, जी। उस तरीके से मेरा पहला अनुभव था। इतना बड़े बड़े कमरे, वहाँ पे बाल भारती प्रोग्राम आता था, बच्चों का। जी। तो भैया थे, दीदी थे, प्रोग्राम वो लोग शुरू करते थे। वहाँ पे मैंने देखा कि सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। मेरे अंदर उत्सुकता, वहाँ पे लोग चुटकुले पढ़ रहे हैं, कुछ एंकरिंग कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़, बड़ा खुश हुआ मैं। उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो अंकल ने कहा चलो तुम्हें रिक्शा करा दे, घर चले जाओ। तो कैसा लगा तुमको? हमने कहा नहीं, एक बार में मेरा मन नहीं भरा। क्या बात है? हाँ। वाह। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू संडे संडे आया कर, अच्छा। मैं अपने साथ ले आया करूंगा, तुझे छोड़ दिया करूंगा। अच्छा, तब सजीव होता था बच्चों का कार्यक्रम? हाँ, लाइव था, पूरा सजीव था। तो मैं उनके साथ जाने लगा। 2-3 बार जो देखा तो मैंने कहा यार ये चुटकुले पढ़ते, मैं भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा, घर पे ही 2-3 चुटकुले ना अपने से तैयार करके ले गया। अच्छा, और झुमरी तलैया जो था ना, वो आकाशवाणी ने ही फेमस किया हुआ जी, था। बिल्कुल। तो वहां पर भी चिट्ठियों में झुमरी तलैया आता था। जी। तो मैं भी लेके गया था और मैंने जो है वहाँ जो चिट्ठी आई थी, मैंने जा करके कहा भैया भैया मैं भी चुटकुला पढ़ना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा सुना। तो मैंने एक चुटकुला सुनाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन्होंने मुझे 2-3 चुटकुले दिए और मेरा नंबर आया, मैंने पढ़ा, फिर तालियां बजी। अच्छा। फिर एक आध लोगों ने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा, फिर तालियां बजी। तो वो जो ताली की जो गूंज है ना, वो कानों को भा गई। वाह। और जब मैं बाहर निकला तो भैया ने कहा कि अभी रुको तुम। मैंने कहा अब क्या है? तो वो मुझे ले गए अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मुझे थोड़ी पता था क्या होता है। 5 रुपए मिले मुझे। क्या बात? मेरी जीवन की पहली कमाई 5 रुपए। अच्छा, तब मुझे नहीं पता था कि आज के दिन जो है भैया मुझे चुटकुला पढ़ने देंगे। अगले इतवार को जब मैं गया ना, तो मैं पूरे मोहल्ले में गा के गया था, सुनो आज जो है ना तुम लोग बाल भारती प्रोग्राम सुनना जरूर, आज मैं चुटकुला पढ़ने वाला। तो हुआ ये कि मैंने उस दिन भी 2-3 चुटकुले पढ़े, 5 रुपए मिले। मैं घर जब पहुंचा, घर पहुंच के देखा मेरे घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, मेरे दोस्तों की, मम्मी पापा की। मैंने कहा यार क्या हो गया? हाँ। तो अंदर अरे तुमने चुटकुला पढ़ा, अरे आज तुम्हें सुना हमने, ये वो, हीरो बन गया। मार तालियां। मैं तो स्टार बन गया उसी समय जी। अपने आप में। मेरे दिल ने कहा गुरु ये काम बड़ा अच्छा है, जिसमें ताली भी मिले, शोहरत भी मिले और 5 रुपए भी मिले। जी। तभी मेरे बालमन ने तय कर लिया कि मुझे अभिनेता बनना है। तो ये बालमन जो था वो उस समय कितने वर्ष का था और किस सन के? मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा। तो 7 साल 6 साल इतनी उम्र थी मेरी उस वक्त। और आप किस सन की बात कर रहे हैं? थोड़ा 5 रुपए का अंदाज लग जाएगा कि कितना वजनदार होता था तब 5 रुपए। 68। बताइए। तो वाकई 5 रुपए में बहुत सारी चीजें आती थी उस समय। तो आपने कुछ खरीदा? हाँ, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद था। तो मैं जब घर गया ना, तो मम्मी के लिए रसगुल्ला लेके गया था उस समय ये सब नहीं होता ना, जैसे बड़े होकर के बच्चे कहते हैं ना, जब पहली कमाई करते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए साड़ी ले जाऊंगा, पिताजी के लिए। मुझे क्या अकल, मुझे तो यही नहीं था कि भाई मुझे पैसे मिलेंगे। तो रसगुल्ला तो ताजमहल से भी महंगा लगता था ना, अच्छा लगता था। 5 रुपए मेरे लिए तो क्या बात पता नहीं, आज जितनी कमाई होती ना उससे कहीं ज्यादा उस समय लगता था। काउंट ही नहीं करना आता था मुझे, वो वाली हालत थी। तो राकेश जी,
जैसे कि हमने कहा कि बहुत खुशी दिख रही है दोस्तों, तो वो चुटकुला अगर सुना दें तो हम लोग की भी खुशी दुगनी हो जाए। जो मैंने ऑडिशन में मैंने चुटकुला हाँ, सुनाया। वही जिससे कि आप अप्रूव हो गए। हाँ, वो उस चुटकुले की भी ना वही सच्ची घटना है। अच्छा। मेरे जो ननिहाल है उनका सरनेम है डग, डग। DAGG, डग लिखते हैं। हाँ। तो मेरे मामा जो थे, एक दिन संडे को उन्होंने अपने बॉस को फोन किया जी। उनके घर पे, कुछ उनको काम था जी। तो इत्तफाकन फोन जो है बॉस की पत्नी ने उठाया। जी। तो मामा से पूछा उन्हें, हाँ हेलो कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं ऑफिस से डग बोल रहा हूँ। बोले कौन बोल रहा है? मैं डग बोल रहा हूँ। ए जी सुनो, तुम्हारे ऑफिस से कोई मेढक बोल रहा है। तो ये चुटकुला सुनते ही जैसे आप हंस रही है ना, वो भैया दीदी हमारे दोनों बड़े जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा डन, आज से तुम भी चुटकुला पढ़ोगे, डन हो गया, सुनाओगे। हाँ, क्या बात है। तो वाकई कह सकते हैं ना कि इस तरीके का चुटकुला या ऐसा चुटकुला नहीं सुना गया था अभी तक। चलिए, आप जब बचपन में घूम ही रहे हैं और आप उस रिकॉर्डिंग की बात बता रहे हैं कि बच्चों के कार्यक्रम, बाल भारती और ये सब कुछ, तो उस समय चुटकुले की बात हो गई, पैसा आपको बहुत रोमांच दे रहा था, लोगों का स्वागत, सब कुछ, तो कोई गीत भी तो कान में गूंज रहा होगा। जी हाँ, जैसे प्रोग्राम खत्म होता था, हम निकलते थे ना, तो गाना बजता था एक, तो यही गाना बजता था, हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता मेरा डब्लू बबलू, खाने को मिलता लड्डू। वैसे राकेश जी, जैसे आप बता रहे हैं, मतलब कहते हैं कि पूरा चित्र आपने खींच दिया। हम उस एरा में पहुंच गए, उस समय में पहुंच गए, और सचमुच लगा कि हम स्टूडियो में बैठे हैं और कोई बाल जो है, बच्चा जो है वो चुटकुला सुना रहा है, उसकी खुशी और उसका वो एहसास, वो पैसे मिलने का जो कहते हैं ना कि उमंग, वो सब कुछ आपके चेहरे से भी दिख रही है और आपके बातों से। जी, आज भी जैसे जब मैं बता रहा था ना, तो मैं वाकई पटना के आकाशवाणी में पहुंच गया था उस जगह, और वो मेरे अंदर का बच्चा जो है ना, वो आज तक जो है वही जागा हुआ है। जो कुछ भी करवाता है ना, मेरे अंदर का वो जो बाल मन है ना, वही करवाता है। क्या बात है। क्योंकि उसी समय उसको ना अंग्रेजी मतलब ट्रिगर कर दिया गया था। जी। तो राकेश जी, अब उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े। जी हाँ। फिर कहाँ गए आप? मैं कई अलग अलग शहरों में गया और मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ने लगा। तो वहाँ पर भी नाटक होते थे, डांस प्रोग्राम होता था, तो मैं वहाँ भी अलग अलग जगहों पर भी मैं नाटक में हिस्सा लेने लगा। तो पटना में किसी और जगह पे भी, बाहर भी आप काम करने लगे, या कहीं स्कूल में भी आपको कुछ पता चला कि आकाशवाणी में करते हैं तो कुछ अभिनय दिया जाए, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, हुआ ना। स्कूल में भी ये बड़ा फेमस हो गया कि राकेश श्रीवास्तव जो है वो आकाशवाणी में आवाज देता है, वो प्रोग्राम में आता है। तो वहाँ जो बंगला नाटक वगैरह होते थे, उसमें मेरी इच्छा हुई कि मैं हिस्सा लूं, और मैंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जुड़ गए आप? मैं वहाँ पे बंगला स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे रविंद्र संगीत और नाटक वगैरह होते थे। तो जब मैं रेडियो आर्टिस्ट कहलाने लगा उनके नजर में, तो उन्होंने मुझे जो है बंगला में नाटक में भी भाग लेना दिया। उसकी भी एक छोटी सी घटना बताऊं, बड़ी मजेदार है, मजा आएगा आपको सुन के, बाल मन वाली बात है जी। तो जब मैं वहाँ स्टार बन चुका था, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं ना, मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छा, वहाँ पे ना रिहर्सल होती थी फ्राइडे को, और सैटरडे को जो है नाटक होता था छोटे छोटे। तो मैंने कहा कि मुझे भी नाटक में काम करना है जी। तुम करेगा, तुमको बांग्ला आता है? मैंने कहा यार ये तो दिल पे लगने वाली बात है। तो मैं 2 शुक्रवार बैठ करके नाटक देखता था और उनके सारे डायलॉग्स वगैरह याद किए। हमने कहा हाँ कोरेगा। उन्होंने, मालूम है वो राजा का नाटक था, राजा है रानी है, उन्होंने मुझे दरबान बना के खड़ा कर दिया। अच्छा। हाँ। हमने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। कहाँ वहाँ मैं ये करता था यहाँ। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने ऊपर वाले से कहा हे भगवान, एक दिन राजा का पेट खराब हो जाए ताकि मुझे जो है राजा का रोल करने को मिले। ये मेरे बाल मन ने कहा जी। ऊपर वाले ने सुन लिया। अगले शुक्रवार को उसका पेट खराब हो गया। फिर अब ये बोले काल को कौन करेगा नाटक, कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा। बोले तुमको बांग्ला आता है, तुम डायलॉग बोलेगा? हमने कहा मैंने याद कर लिया है, और मैंने उनको सुना दिया। अच्छा। वो अचंभित, खूब भालो ए काल के एटा करबे। उन्होंने ऐसे। अच्छा, भाषा आपको नहीं आती थी? नहीं आने शुरू, मुझे बंगला हाँ, लेकिन संवाद आपने रख लिया। संवाद रख लिया था इस तरीके से। तो जब अगले दिन नाटक हुआ और मैं राजा का रोल कर रहा था। क्या बात है। दरबान से मेरा प्रमोशन होके राजा हो गया मैं। और उस दिन खूब तालियां बजी। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने कहा
एक सैटरडे को राकेश करेगा और एक सैटरडे को तुम ही करेगा। अच्छा। तो एक सैटरडे को मैं राजा बनता था और तो फिर वो भी तालियां मिली, क्या तो उसने भी जो है वही डेस्टिनी। राकेश जी, वाकई बहुत ही अद्भुत आपकी कहानी है। देखा जाए सुना जाए तो बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन एक जो बाल मन पर असर करती है जी। और जो एक जिज्ञासा होती है, एक चाहत होती है, एक तरंग होती है कि ये कर लें वो कर लें और वो पूरा हो जाए, लेकिन जो आपने सीख लिया, सारे संवाद आपने रट लिए, वो बहुत काबिल तारीफ बात हाँ, है। उसी ने तो मुझे सिखाया कि जीवन में अगर कुछ करना है तो मेहनत करना जरूरी है जी। और आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। ये चीज जो है मेरे उस बाल मन को, उसने जो मेरा रिजेक्शन हुआ था ना, मुझे दरबान जो बना दिया था ना, उसने मुझे सिखाया जी। आपको अलर्ट रहना जरूरी है। ये चीजें जो है ना अपने आप कि अरे यार करना है तो फिर ये सारी चीजें करके रखो, चुनौती की तरह चुनौती जो है ना स्वीकार करना। आज तक जी चैलेंज जो है ना वही स्वीकार करता आता हूँ मैं। एक काम करता हूँ उसको मैंने स्लेट पोंछ देता हूँ, फिर नए काम की नए चैलेंज के साथ शुरुआत करता हूँ। क्या बात है जी राकेश जी, ये जो आपने बताया उसके बाद अब ये जो भाषा जो बदल गई, बांग्ला भाषा पर धीरे धीरे आपका अधिकार भी होने लगा, तो उसमें कोई गीत आपको पसंद आया? आप गाते भी हैं? गाने पर एक छोटी सी घटना बताऊं? जरूर। दुर्घटना बताऊं? अच्छा, ऐसा? ऐसा है, जब मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में पढ़ रहा था जी, तो नौटंकी के लिए गुरु गिरिराज प्रसाद कामा जी आए थे जी। जो कि हाथरस के बहुत ही पॉपुलर नौटंकी। तो उस समय सत्यवान सावित्री नाटक होने वाला था और उन्होंने मुझे हमारे गुरु राज बिसारिया साहब ने कहा इससे जो है सत्यवान का रोल कराओ। जी। तो उसमें ये हुआ कि गायकी, तो उन्होंने मेरे सुर पकड़ने की कोशिश की जी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहे बेटा राकेश, जहाँ तुम्हारी आवाज फटती है ना वहां से नौटंकी की आवाज शुरू होती है। तो ये बात मेरे दिल पे असर कर गई। जी। लखनऊ में ही संगीत नाटक एकेडमी है जी। वहां पर उस समय म्यूजिक एप्रिसिएशन कोर्स शुरू किया था जी। हर सैटरडे संडे को 2 घंटे का 6 महीने का प्रोग्राम होता था जी। तो मैंने पहला काम किया कि वो जाके ज्वाइन किया। अच्छा। वो इसलिए कि अगर मैं अच्छा गायक नहीं बन सकता हूं तो कम से कम अच्छा श्रोता तो बन ही जाऊं। तो मैंने म्यूजिक एप्रिसिएशन कोर्स किया है। क्या बात। इसलिए अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं गाऊं तो फिर कहीं मेरे गुरु गिरिराज प्रसाद कामा ना आ जाए, इसलिए मैं आपको एक ही लाइन बंगला वाला सुनाता हूँ। हाँ, जरूर जरूर जरूर। बंगला का जो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ना, जी। जेदी कोई डाक शुने केउ नाय से तुमी एकला चलो रे, जेदी कोई डाक शुने केउ नाय से तुमी एकला चलो रे, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি कोई ডাক শুনে কেউ নাই সেই তুমি একলা চলো রে। इसने मुझे सीख भी दी अगर कोई साथ नहीं देता है ना तो अकेले चलते रहो, कहीं तो पहुंचोगे। ये आप भाभी जी को देख कर बोल रहे हैं? हाँ, है ना? उन्होंने साथ दिया ना इसलिए। अच्छा। और किसी ने नहीं दिया, उसी ने साथ दिया। श्रोताओं, राकेश जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं और वो बैठी हैं स्टूडियो में। तो हम बता दें, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो हमें पता है कि आप 90% ही सच बोलेंगे और 10% छुपा ही लेंगे, क्योंकि भाभी जी बैठी हैं सामने। नहीं नहीं, इस मामले में तो मैं 100% सही बोलूंगा। अच्छा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि माता पिता ने आशीर्वाद दिया जी, गुरु ने शिक्षा दी जी, और पत्नी ने साथ दिया। क्या बात है, तभी यहाँ तक पहुंच पाया। वाह, वरना नहीं हो पाता। सही बात है। बांग्ला में आपने गीत सुनाया, हम 2-4 अगर संवाद याद हो तो सुनाइए ना। आपका जो अधिकार है भाषा पर, वो डायलॉग सुनना चाहते हैं। वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया ना कि डेस्टिनी वाली जो बात मैं कर रहा था ना, मेरे पापा का ट्रांसफर अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में होता रहा जी, और मैं उनके साथ जाता रहा। तो ये तो हुआ कि जो बाल भारती जब जैसे गुजरात गया या उड़ीसा गया या वहाँ पे बाल भारती प्रोग्राम में मैं जाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ बोलने को नहीं मिला जी। लेकिन उनको ये पता चल गया था कि मैं एक होनहार कलाकार हूँ। होनहार कलाकार हूँ जी। तो उन्होंने मुझे से दूसरे प्रोग्राम जैसे वहाँ के जो नाटक वगैरह होते थे उसमें छोटे छोटे पात्र देना शुरू किया। उन्होंने मुझे बाल पात्र देना शुरू किया। फिर घूम फिर के लखनऊ मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ। तो उस समय तक मैं ग्रेजुएशन में पहुंच चुका था। मैं अलग अलग प्रांतों में रहा हूँ ना, तो उससे ये रहा, मुझे मैं आसाम में भी रहा हूँ। अच्छा। तो उससे ये रहा कि अलग अलग जगह की भाषा का, हिंदी का जो एक्सेंट है ना जी,
वो मेरे अंदर आया, वहाँ के कल्चर्स मेरे अंदर आए। आज मैं यहाँ पे इस शहर में अलग अलग किरदार जो निभाता हूँ, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें हीरो वाली पर्सनालिटी नहीं है जी। लेकिन मैं कैरेक्टर रोल्स करता हूँ जी। तो मुझे वो सारे कैरेक्टर्स करने में ना, मेरे बचपन से अभी तक की जर्नी में जहाँ जहाँ रहा हूँ ना, उसकी एक बहुत ही सच्ची और बहुत ही अच्छी प्रेरणा जो है ना, मेरे अंदर अपने आप समाई हुई है। वो सब मददगार सब साबित हो जाते हैं। मददगार है जी। अवधी भी बोल लेता हूँ जी। मुझे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, इतनी भाषाएं आती हैं। बोल लेता हूँ, एक हद तक बोल लेता हूँ और अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। साउथ की जो भाषा, उसके भी एक्सेंट, मैं 6 महीने राज बिसारिया साहब के साथ अपने गुरुजी के साथ वहाँ पे नाटक करने गया था मद्रास। अच्छा। वहाँ पे हमने 2 नाटक किए थे राज सर ने, एक था आधे अधूरे और दूसरा था गार्बो जी। तो वहाँ पे 6 महीने जो रहा, तो वहाँ पर मुझे जो है बांध दिया गया था। जिनके घर में रहता था मैं जी। वो हस्बैंड वाइफ सुबह 8:30 बजे घर छोड़ देते थे और 5-6 बजे आते थे और मेरा काम 5-6 बजे के बाद शुरू होता था। उनके यहाँ सिर्फ एक मेड थी बूढ़ी सी, जिसे सिर्फ तमिल आती थी। अच्छा। और मुझे नहीं आती थी जी। तो अब आप सोच लीजिए उतनी देर हम आपस में कैसे इंटरैक्ट करते होंगे। समझे, वो भी एक चैलेंज था। तो उनसे धीरे धीरे पूरी भाषा तो नहीं सीख पाया मैं, लेकिन भाषा का एक्सेंट जो है ना, वो मुझे अच्छी तरह से मैंने पकड़ लिया जी। तो ये भी ऊपर वाले की देन है, उन्होंने मुझे परीक्षा मेरी ली वहाँ पे। राकेश जी, ये जो आप बता रहे हैं कि मद्रास आप गए राज बिसारिया जी के साथ, और राज बिसारिया जी जैसे कि भारतेंदु नाट्य अकेदमी जो लखनऊ में है जी, उसको स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है और बहुत सारे उनके शिष्य निकले। तो ये बताइए कि इसके में खासियत क्या थी जो आप मद्रास 6 महीने जाके रहे? मैंने जैसे बताया ना, मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया जी। अपने समय का टॉपर था, तो हम लोगों को एक वो दिया जाता था, 1 साल का इंटर्नशिप दी जाती थी जी। फिर 1.5-2 साल काम किया, फिर 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। अच्छा। जब पढ़ाई करके जब निकल गया, तो जो 1.5-2 साल मैंने बाहर काम किया था ना, उसी समय राज साहब को ऑफर आया बाहर जाने का। मैं उस समय उनके थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप से जुड़ के ही नाटक करता था जी। तो उन्होंने कहा राकेश वहाँ चलना है, नाटक करना है, चलोगे मेरे साथ? तो मुझे लगा बतौर अभिनेता, तो उन्होंने कहा तुमको मुझे असिस्ट करना है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा चैलेंज है, सर के साथ रह करके 6 महीना मुझे और ग्रो करने को मिलेगा। तो मैं उनके साथ वहाँ इस वजह से गया जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पर राकेश जी, ये तो आपकी खूबी है कि सकारात्मक पहलू देखते हैं चीज़ों का, लेकिन नहीं तो लोग सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ अभिनय करना है, हमें असिस्ट क्यों करें? असिस्ट करने के साथ एक अभिनेता किस तरीके से सोचता है, अपने अभिनेता को साथ निर्देशक किस तरीके से काम करता है ना, वो पहलू भी मुझे सीखने का मौका मिला। और जो सबसे बड़ी बात है जी, वो ये है कि मद्रास में पहली बार जी राज साहब के द्वारा आधे अधूरे और गार्बो हिंदी में नाटक किया गया। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो ये भी एक वहाँ के दर्शकों के लिए भी बहुत ही उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि और आप लोगों के लिए भी एक श्रेय पूरा मिल गया, इतिहास रच दिया आपने जिसको कहते हैं। राज साहब ने इतिहास रचा, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया। क्या बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से हमारे देश की खूबी भी है कि हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं, अपनी भाषा, अपने संस्कृति या अपने काम करने का तरीका, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो एक जुड़ाव भी होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे आपने बताया, आपने एक्सेंट ही सीख लिया तमिल का वहाँ रहकर। क्या बात है। तो अब आगे की यात्रा जो है वो डेस्टिनी वाली आपकी कैसे चली? हाँ, तो जैसे मैंने बताया ना कि मैं जब पढ़ा रहा था, 2 साल पढ़ाया मैंने वहाँ पे। उसके बाद ये हुआ कि यार तू करने क्या निकला था, अभिनेता बनने निकला था ना जी। तब तक मुझे मौका मिला FTIA से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करने का जी। उस समय 3.5 महीने का कोर्स होता था। मैंने दाखिला FTIA से अच्छा। तो मैंने वहाँ जाकर के 3 महीने का फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया। अच्छा। और ढेर सारी फिल्में देखी, पूरा सब कुछ चीज़ों को समझा। जब वो ख़त्म होने को आया तो फिर मेरे बालमन ने ही कहा कि तू बनने क्या निकला था, अभिनेता बनने निकला था ना। अच्छा। तो तू वापस जाएगा तो मास्टर बन के रह जाएगा, तो एक्टर कब बनेगा? तो मैं बजाय लखनऊ जाने के मैंने कहा यार पुणे से मुंबई पास है जी, चुपचाप वहीं भाग ले। अच्छा। और मैं भाग के यहाँ आ गया। हालांकि राज साहब बड़े नाराज हुए थे मुझसे, क्योंकि वो चाहते थे मैं रहूं, मैं ग्रो करूं, उनकी चीज़ों को लेकर मुझे बहुत प्यार करते हैं जी। तो जब मैं मुंबई आया
तो मेरे पिताजी ने एक ही संवाद कहा था कि बेटा, उस शहर में तुम्हें तुम्हारे पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता है, तो क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो कि तुम पूरी तौर से तैयार हो गए हो प्रोफेशनली काम करने को? मैंने कहा, पापा मतलब अभी तक जो इतने साल काम करता रहा हूँ तो मुझे लगता तो है कि मैं तैयार हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, मैंने तुम्हें इस फील्ड में आने दिया, ये नहीं था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा जो करना चाहता है वो करे, लेकिन मैं तुमसे एक स्टैंडर्ड चाहता हूँ, इसीलिए ये पूछ रहा हूँ, तैयारी है? मैंने कहा हाँ पापा, मुझे लगता है, और वहाँ भी जाके मैं तैयारी करता रहूँगा। और मुझे लगता है कि मैंने पापा के ये जो बात थी, स्टैंडर्ड वाली बात, उस चीज़ को आज तक जहन में रख करके मैं आगे बढ़ता गया उन्हीं के आशीर्वाद से। बिल्कुल सही बात है। और ये जो सर्वोच्च पर देखने का सपना जो होता है बच्चों को, वो सब माता पिता का होता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपसे कहा चलते वक्त और जिस तरह से आपने उसको लिया, ये बहुत महत्व की बात है। और सही बात है कि इसीलिए आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट होता है। सर्वोच्च माँ पापा की इच्छा होती है अपने बच्चे को वहाँ देखें। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है जी, वो यही है कि जब मैं कुछ बना तो मेरे पापा नहीं थे देखने, माँ ने सब देखा, लेकिन जो पापा मुझे हमेशा एनकरेज करते रहे, सब कुछ करते रहे, वो देखने के लिए पापा नहीं थे मेरे। सच बात है, ये बड़ी जी कसक वाली बात रह जाती है। लेकिन ये खुशी कि माँ ने देखा, माँ ने देखा का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं टेलीविजन ज़्यादा करता रहा हूँ ना, तो टेलीविजन में जैसे 8 बजे मेन शो आता है ना, उसके 2 रीटेलीकास्ट आते हैं। तो मेरी अम्मा जो थी वो भी देखती थी, मेन भी देखती थी, और दोनों रीटेलीकास्ट भी देखती थी अपने बेटे का। तो हर शो माँ का प्यार, माँ का प्यार, ये बात तो मुझे ऐसा लगा कि पापा के हिस्से का भी वही देख रहे हैं। लेकिन आपके बहुत सारे जो भी हैं वो ऐसा है कि 2 बार 3 बार देखा जा सकता है, ये भी बात है। जी हाँ, बहुत सारे शोज ऐसे। वही बात जो मैंने कहा ना कि मेरी कोशिश यही रही कि मैं स्टैंडर्ड का काम करता रहूं। एक आध जगह तो ऐसा हुआ है, जैसे मैं बताऊं, मैं आनंद महेंद्रू जी के साथ काफ़ी काम किया। तो DD2 शुरू हुआ था, तो उस समय वीकली सीरियल्स आते थे। तो एक 13 एपिसोड का सीरियल था, मुझे 2 एपिसोड करने को बुलाया गया था। अच्छा। वो 52 एपिसोड तक गया और मैं फिर वो लगातार करता रहा। मेरी इच्छा थी कि मैं रमेश सिप्पी साहब और श्याम बेनेगल जी के साथ काम करूं जी। तो श्याम बेनेगल जी के साथ तो शुरू में आते ही रवि केमू साहब उनके एसोसिएट थे, मुझे जानते थे, तो उनके साथ काम शुरू हो गया मेरा। लेकिन रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करने में मुझे 4 साल लग गए। लेकिन जब मैं उनके साथ काम किया मैंने, वहाँ भी यही हुआ कि क्राइम टाइम करके DD2 पे सीरियल आता था, मैं गया था 3 एपिसोड करने, और फिर मैं लगातार उनके साथ करता रहा। तो ये तो डेस्टिनी नहीं है, ये आपकी कला की खूबी है, या आपका हुनर है। हाँ, क्या कहेंगे आप? ये पिताजी का आशीर्वाद है, उनका बस यही शब्द कि स्टैंडर्ड बना के रखना जी। शायद मेरे स्टैंडर्ड को लोगों ने पसंद किया और करते रहे। बिल्कुल किया, और इसीलिए जिस व्यक्तित्व में आप रहते हैं वही नाम याद रहता है, वही व्यक्तित्व याद रहता है। जी। फिर आप ये ना कह दीजिएगा कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। नहीं, हमसे किसी ने कहा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पहली फिल्म जो थी एक लड़का एक लड़की, सलमान खान, नीलम, अनुपम खेर, मेरा नाटक देख करके, चीन की हसीना देख करके मुझे काम दिया गया था। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसमें इंट्रोड्यूसिंग राकेश श्रीवास्तव लिख के आया था। अच्छा। तो वही कहना, जिसके पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता था, उसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये था अभिनेता राकेश श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। तकनीकी सहायक गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।